नमस्कार। राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम संसद 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। विभाग संबंधी स्थायी समितियों पर केंद्रित ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है। मिनी संसद कही जाने वाली ये समितियां देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती हैं और अपनी रिपोर्ट देती हैं। वैसे तो ये माना जाता है, आम धारणा ये है कि संसद केवल 60 से 70 दिन चलती है, लेकिन अगर इन समितियों के कामकाज को देखें तो ये पता चलता है कि पूरे साल ये समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, तमाम जगह फील्ड में दौरे करती हैं और जो रिपोर्ट देती हैं उसके आधार पर सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती हैं, बहुत सारी फैसले लेती है। DRSC यानी विभाग संबंधी स्थायी समितियां हमारी संसदीय प्रणाली में बेहद खास हैं। सारे सरकारी विभाग और मंत्रालय 24 समितियों की निगरानी के दायरे में हैं। समितियों में 8 राज्यसभा और बाकी लोकसभा के तहत हैं। समितियों में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यूं तो दोनों सदनों में कई समितियां हैं, लेकिन विभाग संबंधी समितियों की अलग हैसियत है। ये सरकार के सभी विभागों पर निगाह रखते हुए शानदार काम कर रही हैं। संसद चले या न चले, लेकिन इनका काम जारी रहता है। इनकी सक्रियता के नाते अफसरशाही पर संसद की पकड़ और बढ़ी है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा, क्योंकि जब सेशन होता है तो हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। वैसे तो आजकल ऐसे ही है कि सेशन बहुत चलता ही नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कमेटीज़ हैं, वो उसमें डिटेल डिस्कशन होती है। उसमें डिपार्टमेंट आता है, वो उसका जवाब देते हैं, मेंबर्स पूछ लेते हैं, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। तो उसमें बहुत जगह बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कई बातें हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती, जो उसकी मजबूरी होती है कोई, लेकिन उस पर डिटेल में जाती हैं कमेटीज़। हर डिपार्टमेंट को बुला के उनके जो किसी की शंका होती है कि इसमें नहीं हो रहा, तो उस पर सारा कुछ पूछ के तो उसमें उसके बाद रिकमेंडेशन करते हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट का है भी कितना उसमें उसको एक्सेप्ट करती है, कितना नहीं करती। इसलिए सिस्टम तो बहुत अच्छा है। संसद की विभाग संबंधी समितियां अनुदान मांगों से लेकर विधेयकों और नीतिगत मामलों पर विचार करती हैं। इनकी मदद से ही संसद तमाम सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा भी करती है। संसद साल भर में 60 से 70 दिन भले चले, लेकिन ये 400 बैठकें तक कर लेती हैं। जरूरी होने पर ये फील्ड विजिट भी करती हैं। तमाम मुद्दों पर सरकारी प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को तलब करती हैं। दलगत राजनीति से परे ये समितियां विभिन्न मुद्दों की तह तक जाती हैं। सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू समितियों के कामकाज की काफी सराहना कर चुके हैं। एक सांसद के रूप में मेरा अनुभव ये है कि संसदीय कमेटियां या इस तरह की कमेटियां बहुत ही प्रभावी ढंग से मौजूदा हालात में काम कर रही हैं। जो काम दरअसल हमारी संसद में होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, किन्हीं कारणों से वह आज नहीं हो पा रहा। उसमें शायद एक वजह लोग यह पाते हैं कि चूंकि यह मीडिया का ज़माना है, तो हर पार्टी, दल या सांसद अपने क्षेत्र की उन समस्याओं की चर्चा करना चाहता है जिससे वह लोगों का ध्यान या प्रचार पा सके, पर उसमें देश खो जाता है, देश की समस्याएं खो जाती हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है। देश के असल सवालों को उठाने का मंच ये कमेटियां है। समिति की बैठकें गोपनीय होती हैं, फिर भी मीडिया की पहुंच से दूर समितियों की बैठकों में तमाम मुद्दों पर बेहतरीन चर्चाएं होती हैं। सरकार ATR देते समय इनकी अहम सिफारिशों को स्वीकारती भी है। विभाग संबंधी समितियों का शुभारंभ करते हुए 1993 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा KR नारायणन ने जो कहा था वो सच साबित हुआ है। इन समितियों में उपायों पर विस्तृत विचार करके संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। इसका मकसद प्रशासन की आलोचना या उसे कमजोर करना नहीं, बल्कि इसे और संसदीय सहायता के साथ मजबूत बनाना है।
ये समितियां तमाम मसलों पर कार्यपालिका के साथ आम लोगों के विचार जानने की कोशिश भी करती हैं। इसकी कार्यवाही या उसके सामने पेश साक्ष्यों और दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने से पहले प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। समितियों की अधिकतर रिपोर्टें आम सहमति से तैयार होती हैं, लेकिन कोई सदस्य असहमत होने पर अलग टिप्पणी भी दे सकता है। समितियां अहम विषयों का चयन खुद करती हैं। 2018-19 के दौरान समितियों ने कई अहम विषयों को चुना है, जिसकी पड़ताल जारी है। विभाग संबंधी स्थायी समितियों में कृषि संबंधी स्थायी समिति काफ़ी खास है। सांसद हुक्मदेव नारायण की अध्यक्षता वाली समिति ने कई अहम विषयों को लिया है, जिनमें से एक खास है NDRI। क्योंकि भारत में डेयरी के साथ दूध क्रांति में इस संस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस नाते समिति ने इसकी गहन समीक्षा की। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI का परिसर। खेतीबाड़ी और पशुपालन में अग्रणी हरियाणा के करनाल जिले में यूं तो कई अनुसंधान संस्थाएं हैं, लेकिन NDRI विशिष्ट और अपने क्षेत्र में दुनिया की श्रेष्ठ संस्थाओं में से एक है। भारत की श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन में दुनिया में अव्वल बनने की कहानी में NDRI का खास योगदान है। इसके योगदान और भावी चुनौतियों के मद्देनजर कृषि संबंधी स्थायी समिति ने NDRI की समीक्षा का फैसला लिया। कई हमारी नस्लें बहुत अच्छी हैं, राजस्थान की हैं, हरियाणा की हैं, पंजाब में भी हैं कुछ, तो उन नस्लों को बाकी जगह लाने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च हो, और वो रिसर्च से ही अच्छे दूध दे सकती है। स्थायी समिति ने 2017-18 में NDRI करनाल की जांच का फैसला किया, लेकिन ये जांच 2018-19 में पूरी हो पाई। 27 नवंबर 2017 को हुई पहली बैठक समेत समिति की 3 बैठकें हुई। समिति ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से लेकर NDRI के शीर्ष अफसरों से कई मुद्दों पर पड़ताल की। 26 जनवरी 2018 की बैठक में समिति ने कई जगहों पर अध्ययन दौरे का भी फैसला किया, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 4 जनवरी 2019 को हुई बैठक में समिति ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और 7 जनवरी 2019 को ये राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर रखी गई। एक तो हमारा जो चेयरमैन है ना, वो उनको बहुत स्टडी है, वो खुद छोटे किसान है। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने, उसके चेयरमैन ने भी और दूसरे मेंबर्स ने भी उनका साथ दिया, तो उसका बहुत अच्छा काम चला है। रिकमेंडेशन बहुत की हैं। कृषि और किसान मंत्रालय के तहत NDRI करनाल एशिया में अकेला संस्थान है जिसने डेयरी विज्ञान के तीनों क्षेत्रों उत्पादन, प्रोसेसिंग और प्रबंधन में अनूठा काम किया है। (1923) में ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में बंगलोर में स्थापित हुई। बाद में ये NDRI के नाम से जाना गया। इसका मुख्यालय 1955 में करनाल ट्रांसफर कर दिया गया। शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर इस संस्थान ने 70 के दशक में संकर नस्ल की मदद से श्वेत क्रांति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। NDRI के अहम पड़ाव। 1957 में भारत का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा शुरू। बंगलोर और दक्षिण भारत के लिए विशिष्ट अनुसंधान केंद्र। पूर्वी भारत में कल्याणी में भी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है। 1989 में मिला मानद विश्वविद्यालय का दर्जा। ये डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में बंगलोर में हुई थी और करीब वहाँ 3 दशक के बाद 1955 में ये हमें करनाल इसका स्थानांतरण हुआ और इसके बावजूद हमने जो बेंगलोर का अपना कैंपस था उसको बरकरार रखा है और उसे हमने अपने रीजनल स्टेशन के रूप में उसे स्थापित किया है।
एक दूसरा हमारा कैंपस है, उसको हमने कलकत्ता के पास कल्याणी में स्थापित किया हुआ है। तो ये दोनों जो हमारे संस्थान के विंग हैं, उसके माध्यम से हम क्षेत्रीय जो डेयरी विषय पे जो भी अनुसंधान या शिक्षा का कार्य पाठ्यक्रम चलाना है वो हम चला रहे हैं। विश्व की शीर्ष संस्थाओं में शुमार एनडीआरआई करनाल ने भारत में श्वेत क्रांति और डेयरी क्रांति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एनडीआरआई करनाल ने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों की बदौलत खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीबी मिटाने में अहम भूमिका निभाई। कम लागत पर उत्तम गुणवत्ता के दूध और दुग्ध उत्पादनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका विजन है। मानव संसाधन विकास में ये खास योगदान दे रहा है। डेयरी किसानों और उद्यमियों के लिए संस्थान के कई अनुसंधानों ने खास मदद पहुंचाई है। डेयरी एक अपने आप में उद्योग का रूप धारण करता जा रहा है और डेयरी पशुपालक जो हैं वो अपने आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको बहुत ऑर्गेनाइज करने में सक्षम हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा कोई ऐसा क्षेत्र है जिसकी का योगदान कृषि के टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं जीडीपी में, उसका योगदान जितना डेयरी का है उतना और किसी दूसरे इसके संकाय का नहीं है। और यही स्थापित करता है कि डेयरी लगातार इसका जो योगदान है एग्रीकल्चर जीडीपी में वो बढ़ता जा रहा है। गाय और भैंसों के नस्ल सुधार के साथ दूध और उससे बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को संस्थान ने कई परीक्षण विधियां और किटें विकसित की हैं। दूध की मिलावट की जांच भी इसके द्वारा विकसित किटों से सहज हो पाई है। स्थायी समिति ने इसके सभी पक्षों की जांच के साथ इसके 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी विजन तैयार करने को कहा। कम दूध उत्पादन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए समिति ने केंद्रीय क्षेत्रों को और मजबूत बनाने की सिफारिश की है। समिति ने 5 अध्यायों में दी गई अपनी रिपोर्ट में कई विषयों की पड़ताल की। समिति की पड़ताल के प्रमुख बिंदु: एनडीआरआई में धन आवंटन की स्थिति और व्यय, भारत में डेयरी अनुसंधान परिदृश्य, क्लोनिंग तकनीक और सीमेन सेक्सिंग, देसी नस्लों का आनुवांशिक सुधार, चारा अनुसंधान विस्तार और प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। विभाग संबंधी 24 स्थायी समितियों में कृषि संबंधी स्थायी समिति बेहद अहम है। इसके तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आती है। इसके दायरे में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग आते हैं और इसने बीते 5 सालों में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्ट दी है और तमाम महत्वपूर्ण सलाहों को सरकार ने माना भी है। एनडीआरआई ने कई शानदार अनुसंधानों को अंजाम दिया है। पशु उत्पादकता बढ़ाने को कम लागत वाली कई तकनीकें इसने विकसित की। डेयरी कारोबार की चुनौतियों के मद्देनजर कई अनुसंधानों को जमीन पर उतारा। अच्छे सांड और भैंसों का उत्पादन करने के अलावा संस्थान बकरी, भेड़ और ऊंट के उत्पादों पर भी काफी काम कर रहा है। क्लोनिंग तकनीक में संस्थान ने खासा नाम कमाया है। यहाँ करण कीर्ति का क्लोन स्वरूप भी पैदा हुआ, जो एनडीआरआई के इतिहास का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक पशु है। हम किसानों को ये बताते रहते हैं कि एनडीआरआई जैसे संस्थान से या कहीं और भी संस्थान हैं, जैसे आईवीआरआई बरेली में है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से सीमन लें और उच्च क्वालिटी का सीमन लेके जो उत्तम नस्ल के पशु ही पैदा करें। जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट मीडियम क्वालिटी की गायें या बछड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे समय के हिसाब से कम होती जाएं, तो ताकि हमारा दूध बढ़ता जाए और पशुओं की क्वालिटी बढ़ती जाए। स्थायी समिति ने तमाम पक्षों की पड़ताल के साथ सीमेन सेक्सिंग के मुद्दे को खास तौर पर उठाया।
समिति की राय में दूध की बढ़ती मांग के चलते किसान नर बछड़ों की जगह मादा बछिया को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन सीमेन सेक्सिंग के क्षेत्र में देश में अनुसंधान नहीं हो पाया। ऐसा होता तो 50-50 के सामान्य अनुपात की जगह मादा बछड़ियों के अधिक उत्पादन में मदद मिलती। इस क्षेत्र में अमेरिका की तकनीक ने जो तकनीक विकसित की है वो आम किसानों की हैसियत से बाहर है। सर, दी सीमेन सेक्सिंग टेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ ए ओनली one technology available in USA. It is developed by Sexing Technology. XY Incorporation is the main company, and this company has all patents for this thing. So that company is now established 2 centers in India, which is only giving the technology through royalty basis. But the cost of the semen dose is near about 15 times the available dose which is available. It is around 1200 to 1500 rupees per dose. It is very costly. Our farmers are not able to afford. Only state government, when they are giving subsidies, people are using. पंजाब के कुछ किसानों ने अमेरिका से सेक्स्ड सीमेन हासिल किया, लेकिन इस बात का ठोस रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी फीसदी मादा बच्चियां पैदा हुई। यह तकनीक भारी कमाई का जरिया बनी हुई है। समिति मानती है कि यह तकनीक किसानों की आय बढ़ाने में बेहद मददगार हो सकती है, लेकिन जब किफायती और सुलभ हो। 2014 से NDRI ने गो पशुओं के लिंग अनुपात में नियंत्रण पर अनुसंधान शुरू किया, जो काफी आगे बढ़ा है। समिति चाहती है कि इसके लिए धन की कमी न हो और विभाग इसे खास प्राथमिकता दे। We are getting now 50-50 X and Y in a normal semen. So there is chance of 50% male and 50% females are there. But by using this sexing semen, we can increase this female to 90%. So 90% female and 10% will be male. साहिवाल, गिर और थारपारकर जैसी देसी नस्लों में जेनेटिक सुधार में संस्थान ने बेमिसाल काम किया है। किसानों और एजेंसियों को साहिवाल और थारपारकर जैसी नस्लों की सीमेन की आपूर्ति कर रहा है। समिति चाहती है कि गंगोत्री और हरियाणा नस्लों के साथ सुरसन भैंस जैसी दुर्लभ नस्लों पर भी अनुसंधान हो और देश के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित गो पशुओं की स्थानीय नस्लों की पहचान भी जरूरी है। This company which has come, they are doing with our Sahiwal, Tharparkar, Gir and Ongol. So Desi Nasal ka they are now doing, and buffaloes also they have tried, because here the animals, number of females which when will be more, so we can increase our high yielding animal quickly. NDRI की विस्तार गतिविधियों ने दुग्ध उत्पादन पर काफी असर डाला है। इससे देसी गाय में 45% से अधिक और संकर गायों में 27% से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन संस्थान के अनुसंधान से ये साबित हुआ है कि देश में क्षेत्र, पशु और मौसम के आधार पर संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन की लागत अलग अलग बैठती है। संकर गाय से औसत दूध उत्पादन लागत 25.08 रुपए, ओडिशा में लागत 18.36 रुपए, झारखंड में लागत 27.66 रुपए, देसी नस्ल से दूध उत्पादन की औसत लागत 27.48 रुपए लीटर, ओडिशा में लागत 26.06 रुपए, हरियाणा में लागत 33.50 रुपए लीटर। सबसे अच्छी ब्रीड जो दुधारू नस्ल है, जैसे हमने अभी बताया, गिर है जी, साहिवाल है, थारपारकर है, एक राठी ब्रीड भी है। अच्छा। तो उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और अगर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन किया जाए और इनके अच्छे बुल के सीमन लगाए जाएं, तो और ज़्यादा देश में क्रांति आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे गिर यहाँ से ब्राज़ील में गई, बहुत डिमांड है हमारे एनिमल्स की बाहर, वहाँ वो अच्छा काम कर रही है, तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा उत्पादन देगी।
एनडीआरआई ने पशु पोषण के लिहाज से विशेष खनिज मिश्रण और कई आहार विकसित किए हैं। दुधारू पशुओं के लिए चारा और संतुलित आहार अनुसंधानों का दूध उत्पादन में काफी फायदा पहुंचा है। अपनी स्थानीय जलवायु की परिस्थितियों को देखते हुए फसल का चयन करना चाहिए, जिससे कि पशु को उत्पादन भी मिले हरे चारे का और साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी मिले। जो पशु का जो टोटल जो खर्चा होता है दूध उत्पादन के ऊपर 65% खर्चा उसकी खिलाई पिलाई पर जाता है, और इस खर्चे को कम करने का एकमात्र साधन है हरे चारे की उपलब्धता। और दूसरा मैं निवेदन करूं कि पशुओं के अंदर एक और समस्या देखने में आती है कि जब हम जगह जगह जाते हैं कहते हैं कि साहब इसको एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर खिलाना है। इस समस्या का समाधान भी चारे के माध्यम से कर सकते हैं, और उसके लिए हमें जो मिट्टी की पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता को पूरी करके, जब मिट्टी के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करेंगे तो चारे में पूरा आएगा, चारे में पूरा होगा तो पशु में पूरा आएगा, और पशु में पूरा होगा तो उसके उत्पादों में पूरा होगा, और मनुष्य के अंदर भी जो कुपोषण है वहाँ तक की समस्या का समाधान इस माध्यम से किया जा सकता है। पशु उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में बायोटेक्नोलॉजी और नैनो तकनीक पर भी अनुसंधान प्रगति पर है। दूध के मूल्य संवर्धन को कई तकनीकों से संस्थान ने डेयरी कारोबारियों को काफी मदद की। बीते 5 सालों में 73 प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं और 79 का व्यवसायीकरण किया गया है। इससे संस्थान को काफी आय भी हुई है। अल्प कोलेस्ट्रॉल वाला घी और अर्जुन हर्बल घी, मीठी दही और अल्प वसा वाला श्रीखंड, पनीर करी, चीज पूरी और कई मिठाइयाँ, खीर मोहन और बाजरा बिस्कुट, जलजीरा पेय और बाजरा लस्सी। समिति ने बीते 5 वर्षों के दौरान संस्थान को आवंटित धन और व्यय की स्थिति का आकलन भी किया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान संस्थान को योजना और गैर योजनाबद्ध में करीब 216 करोड़ रुपए मिले, लेकिन आंतरिक संसाधनों से सृजित राजस्व लक्ष्य 3,419 लाख रुपए की तुलना में वास्तविक राजस्व 3,419 लाख रुपए रहा। 2017-18 में 960 लाख राजस्व लक्ष्य को 2018-19 में 666 लाख रुपए करने पर समिति ने नाराजगी जताई। फिर भी समिति इस बात से खुश है कि बीते 3 वर्षों में संस्थान ने बजट का 99.90% व्यय कर दिया और कोई राशि सरेंडर नहीं की। समिति की राय है कि विभाग लक्ष्य तय करते समय व्यावहारिक आकलन करे। वैसे तो देश में दुग्ध क्रांति और डेयरी विकास में एनडीआरआई ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी परिसर से निकले तमाम छात्र देश के डेयरी उद्योग का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम अहम कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस संस्था ने अनुसंधान में बेहद अहम काम किए हैं, लेकिन स्थायी समिति चाहती है कि छोटे किसानों और गरीबों के हक में तमाम महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य जारी रहें। साथ ही साथ देसी नस्लों की उन्नत बनाने का काम भी काफ़ी तेज़ी से चलना चाहिए। एनडीआरआई डेयरी उद्योग और अनुसंधान विकास संस्थाओं की ज़रूरतों के मद्देनज़र 16 विषयों में पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके परिसर से निकले बड़ी संख्या में बीटेक, डेयरी प्रौद्योगिकी, मास्टर्स और पीएचडी उपाधि धारकों ने डेयरी उद्योग को मजबूत आधार दिया। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की फैकल्टी के लिए विशेष कार्यक्रमों के अलावा संस्थान डेयरी कारोबारियों और किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। इसके कौशल विकास कार्यक्रम से बेरोजगार युवाओं और ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी ताकत मिली है। उसमें हर महीने में 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन होता है, जिसमें प्रसंस्करण का भी है, दुग्ध उत्पादन का है, दूसरे और कृषि के आयाम हैं उसको भी हम उसमें हैंडल करते हैं। तो उससे जुड़ी जितनी एनिमल न्यूट्रिशन से जुड़ी या जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो उसमें बताई जाती हैं, किसानों तक पहुंचती हैं। एक हमारा बिजनेस प्लानिंग डेवलपमेंट यूनिट है जो महीने में 2 ट्रेनिंग करता है, एक प्रोडक्शन का, प्रोसेसिंग का, और उसके माध्यम से हम जो एंटरप्रेन्योर्स को सेंसिटाइज करते हैं, जो युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं और खुद उद्यमी बनना चाहते हैं, उन लोगों को हम उसमें ट्रेन करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अंदर स्थित हैं, तो हमारे पास विभिन्न राज्य सरकारों के किसान भी आकर के प्रशिक्षण लेते हैं। लगभग हम इस तरीके के 35 से 40 प्रोग्राम प्रति वर्ष चलाते हैं, जिसके अंदर की विभिन्न राज्य सरकारें हमारे पास किसानों को भेजती हैं और वो 5 से 6 दिन यहाँ पर रह करके डेयरी के ऊपर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ताकि वो अपने राज्य में जाकर के यहाँ की जो उन्नत तकनीकियाँ हैं उनको विस्तार पूर्वक अपना सकें। एनडीआरआई ने दूध में मिलावट रोकने में भी खासी मदद की। इसके द्वारा विकसित किफ़ायती जांच किटों की भारी मांग है। समिति ने इन बातों को संज्ञान में लेते हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सूचना के प्रसार पर भी कई अहम सिफारिशें की हैं।
समिति की राय है कि अनुसंधान की सफलता इस बात पर है कि किसान उसे कितना अपनाते हैं। समिति ने डेयरी क्षेत्र में आए बदलाव में NDRI के योगदान की सराहना की। दूध में मिलावट की समस्या तो खास करके उत्तरी भारत में बहुत सारी नोटिस में आई और हमारा संस्थान पिछले 8-10 वर्षों से इसमें काफ़ी रुचि ले रहा है और काफ़ी हमने काम किया है। और पिछले 4-5 वर्षों में तो हमने खासकर काम किया है जिसमें जो क्विक टेस्टिंग स्ट्रिप्स हैं जिससे कि तुरंत आप उस स्ट्रिप का यूज करें, उसके कलर चेंज से आपको पता लग जाएगा उसमें कौन सी एडल्ट्रेंट्स मिली हुई हैं और उसकी क्या मात्रा है। और ये जो है इसका कमर्शलाइजेशन बहुत व्यापक स्तर पे हुआ है। संस्थान के विस्तार कार्यक्रमों की भी समिति ने पड़ताल की। NDRI के वैज्ञानिक, विस्तार सहयोगी और कृषि विज्ञान केंद्र की टीम फील्ड दौरे करती है। किसान मेले से किसानों की कठिनाइयों को समझने और निराकरण में भी मदद करते हैं। संस्थान ने मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत 150 गांवों को गोद लिया, जहां बहुत से सुधार आए हैं, लेकिन समिति चाहती है अधिक से अधिक गांवों को गोद लें। समिति ने डेयरी विस्तार कार्यक्रमों के लिए अलग से धन आवंटन न होने पर हैरानी जताई। समिति ने इस मद में बीते 5 वर्षों में कुल 36.15 लाख रुपए के खर्च को नाकाफी मानते हुए प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए अलग आवंटन की सिफारिश की है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने NDRI के आधारभूत संरचना और मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की है। करनाल मुख्यालय और क्षेत्रीय स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं और हॉस्टल ठीक हैं और बेहतरीन प्रयोगशालाएं भी हैं, लेकिन काफी संख्या में स्टाफ की कमी को समिति ने चिंताजनक माना। NDRI के 719 स्वीकृत पदों में 216 खाली हैं, जिनमें से 36 पद वैज्ञानिकों और 184 तकनीकी हैं। समिति ने सरकार को जल्दी खाली पदों को भरने की सिफारिश के साथ उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराने को कहा है। हमारे पास आते हैं NDRI से बीटेक के, तो हम उनको हर डिपार्टमेंट में 15 या 20 दिन जो भी उनका शेड्यूल जैसे उनका होता है, 6 महीने का होगा तो उसके हिसाब से उनको हर जितने भी हमारे सेक्शन है, चाहे अकाउंट सेक्शन है, प्रोडक्शन सेक्शन है, प्रोसेसिंग है, देन इंजीनियरिंग के हो गए, बॉयलर हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंप्रेसर्स हो गए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, उस सभी डिपार्टमेंट्स में उनको रोटेट करते हैं ताकि उनको बेसिक नॉलेज हो जाए एक मेन इंडस्ट्री में जाने से पहले। तो ये हमारा उद्देश्य है। संस्थान जल्दी ही अपनी शताब्दी मनाने जा रहा है। इसके लिए 6 वर्षों का एक लक्ष्य तैयार है। नई तकनीक का विकास, ग्रामीण युवाओं और दूसरे समूहों का कौशल विकास और उनको बाजार से जोड़ना इनमें खास है। किसानों की आय दोगुना करना और पहाड़ी और आदिवासी इलाकों के साथ पूर्वोत्तर पर खास ध्यान देते हुए डेयरी के मार्फत आजीविका में सुधार प्रयासों को गति देने की रणनीति बनी है। शताब्दी वर्ष के दौरान इसे खास तौर पर तैयार करने का काम फिलहाल चालू है। तो इस तरह इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस प्रकार कृषि संबंधी स्थायी समिति ने NDRI करनाल की काफ़ी गहन समीक्षा की। इसने तमाम अति आधुनिक तकनीक से लेकर देसी नस्लों के विकास और उसके अनुसंधान को लेकर कई अहम सिफारिशें की हैं। इस तरह से समिति ने कई मुद्दों को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और राष्ट्रीय विकास के हक में कई अहम सिफारिशें की। साथ ही साथ इस संस्थान को जो कि शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, एक विज़न बनाने की बात भी कही है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।